प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे कारगिल युद्ध। मित्रों, एक चीज़ हम आपको पहले बताएंगे थोड़ा सा शुरुआत में कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ। मित्रों, ये जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजय मिली, पाकिस्तान को 93,000 कैदियों सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिसे बाद में शिमला समझौते के तहत जो है उसे छोड़ा गया। तो 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान इस बात को समझ गया कि अब हम युद्ध करके कश्मीर को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि 1971 का जो युद्ध था वो भी डायरेक्ट जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं था। वो सीधी सी बात है कि वो आराम से किसके बीच में था, आपको बता चुके हैं। वो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का एक आपसी मैटर था, जिसमें वही है कि घर के बगल में ही एक भाई दूसरे भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा हो तो कोई तीसरा व्यक्ति ना देख पाए। तो यही कंडीशन भारत की भूमिका थी। ठीक है। पश्चिमी पाकिस्तानियों ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव करते हुए इतना अत्याचार करना शुरू किया कि भारत बर्दाश्त नहीं कर पाया और भाग भाग कर वहाँ के नागरिक पाकिस्तान के अत्याचार से बचने के लिए हमारे क्या बोलते हैं चारों तरफ से लगभग 3 तरफ से भारतीय सीमा से ही घिरा हुआ है था उस समय पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश जो है। तो वहाँ पर घुसने लगे, जिसके कारण भारत को कार्रवाई करनी पड़ी, एक मानवता के नाते भी और दूसरा जो है ये शरणार्थी प्रॉब्लम के नाते भी। ठीक है। तो चलिए, 1971 में पाकिस्तान को जब बुरी तरह से पराजय मिली, उसने देख लिया पूर्वी और पश्चिमी दोनों जो है सीमाओं पर युद्ध हुए, अर्थात कश्मीर की ओर भी युद्ध हुआ और जो है बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान में भी युद्ध हुआ। तो वहाँ पर ये भी देख लिया पाकिस्तान ने कि हमारा पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, ये जो गठबंधन है, जो सैनिक गठजोड़ था, ये भी कोई काम ना आया। अमेरिका आया तो युद्ध करने के लिए अपना फातवा बेड़ा लेकर, लेकिन जो है वो भी वापस चला गया खाली हाथ। ये भी भारत सोवियत मैत्री की ही देन थी। तो पाकिस्तान को ये समझ गया कि अब हम युद्ध के द्वारा ना तो कभी भारत को हरा सकते हैं, जिसके कारण हम कश्मीर को कभी छीन पाएंगे भारत से, और ना ही जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियां हैं जिसके ऊपर हम भरोसा किए बैठे हैं, महाशक्तियों में जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, और ये सब चाहकर भी हमको जो है कश्मीर को दिला नहीं सकते। तो 1971 की युद्ध के बाद लगभग वही 80 के दशक से पाकिस्तान लड़ाई करके और इन बड़े महाशक्तियों के द्वारा कश्मीर पाने का ख्वाब इसने छोड़ दिया। तो उसके बाद इसने जो रास्ता अपनाया वो था आतंकवाद का। तो वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करने लगा। तो मित्रों, समझ में आता होगा कि अगर आतंकवादी गतिविधियाँ प्रोत्साहित करने लगा तो 1999 का कारगिल संघर्ष क्यों हो गया। तो मित्रों, ये सत्य है कि 1993 का और 99 का जो ये कारगिल संघर्ष हुआ वो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के आमने सामने का युद्ध नहीं था, एक प्रकार से पाकिस्तान की इसी आतंकी कार्रवाई का ही एक हिस्सा था। भाई, पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के अंदर कारगिल तक, लगभग कारगिल सेक्टर में लगभग काफ़ी दूर तक के क्षेत्र में घुसपैठ कर ली थी, और उसी घुसपैठ को हटाने के लिए, उसी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए भारत की ओर से एक सैनिक अभियान था, जिसे हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, और उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बल्कि ये भारत पाकिस्तान के बीच में खुलकर युद्ध नहीं था, क्योंकि उधर से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवादियों को भारत के नियंत्रण रेखा के अंदर कारगिल, बटालिक और ये अंदर के जो टाइगर हिल तक कौन सी वो ऊंची ऊंची महत्वपूर्ण पहाड़ियां थी, उन पर अधिकार किए बैठे थे। अब ये समझ में आता है कि ये अधिकार कैसे कर लिए थे, क्या वहाँ पर भारतीय सैनिक नहीं थे। तो मित्रों, ये सत्य है कि जब ठंडी कभी कभी जब ज़्यादा होती है ना, तो हमारे सैनिक जो है नीचे उतर आते हैं, जिसका कि हम लोग बाद में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जो कारगिल युद्ध था खुलकर आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तानी घुसपैठ को खत्म करने का एक भारतीय सैन्य अभियान था। ठीक है। चलो मित्रों, हालांकि पाकिस्तान बाद पहले भी कहता रहा कि ये हमारे घुसपैठी नहीं है, हम जानते ही नहीं इनको, लेकिन फिर भी अंत में ये कार्रवाई करनी पड़ी। अंत में बहुत सारे सबूतों के तहत जो मिले थे उन घुसपैठियों के द्वारा, तो ये सबूत ये स्पष्ट हो गया था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। बाकी पाकिस्तानी सैनिक खुलकर कभी सामने नहीं आए, ये वही घुसपैठियों के साथ हमारी लड़ाई थी। ये सबूत था कि जब सबूत मिल गया कि पाकिस्तान का हाथ है,
तो इसलिए हम इसको भारत पाकिस्तान के कारगिल संघर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए मित्रों, तो चले पहले हम लोग कारगिल की स्थिति का अध्ययन करते हैं कि कारगिल की स्थिति कैसी है। जहाँ पर कि घुसपैठ होता रहा इतने दिनों से, इतनी शीघ्रता से तो कोई लगभग 100-200 किलोमीटर पे अधिकार तो कर नहीं लेगा, काफ़ी दिनों से चल रहा था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कारगिल की स्थिति कैसी थी, वहाँ पर घुसपैठ कैसे हुआ, कौन बताया, कैसे बताया, किस प्रकार बताया। तो मित्रों इसको हम लोग अध्ययन अब शुरुआत में कर रहे हैं। चलिए कारगिल की स्थिति हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। कारगिल कहाँ पे है? कारगिल श्रीनगर लेह राजमार्ग के बीच में स्थित है। द्रास, कारगिल, बटालिक आदि सभी स्थान इसी श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A पर पड़ते हैं। मतलब एक रास्ते, इसी मार्ग के किनारे किनारे ये सभी क्षेत्र हैं। नियंत्रण रेखा के नज़दीक होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। श्रीनगर से द्रास की दूरी 145 किलोमीटर तथा द्रास से कारगिल की दूरी 63 किलोमीटर है। कारगिल का संपूर्ण क्षेत्र बर्फीला बीहड़ के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं 1000 फुट से लेकर 19,000 फुट तक ऊंची हैं। कारगिल से लेह तक का रास्ता सपाट है। कारगिल के एक तरफ पाकिस्तान की और लेह की तरफ चीनी फौजें दिखाई देती हैं। श्रीनगर जो जिला कारगिल लेह राजमार्ग एवं पठानकोट मनाली रोहतांग कलांग लेह मार्गों का मिलन होने के कारण, एक प्रकार से ये तिराहा चौराहे जैसे ही है, के कारण कारगिल का महत्व अधिक है। सेना की 75% सैन्य आपूर्ति श्रीनगर लेह मार्ग व 25% आपूर्ति पठानकोट लेह राजमार्ग से होती है। इस क्षेत्र की पहाड़ियां सियाचिन ग्लेशियर से अधिक खतरनाक हैं। कारगिल जिला मुख्यालय लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मई जून के महीनों में, मित्रों यहाँ हम देख सकते हैं कि किन किन महीनों में वहाँ का तापमान कैसा होता है, किन किन महीनों में तापमान ज़्यादा गिर जाने के कारण हमारे सैनिक जो है नीचे उतर आते हैं। क्योंकि अब तो यही था कि कोई खतरा नहीं है, उनको क्या मालूम था कि पाकिस्तान अंदर से अब दूसरी रणनीति अपना रहा है कश्मीर को प्राप्त करने के लिए। तो तब देख सकते हैं। चलिए, मई जून के महीनों में गुमरी, द्रास, कारगिल और बटालिक आदि क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहता है। कभी कभी 40 से 50 डिग्री नीचे भी पहुंच जाता है। द्रास दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। दूसरा सबसे ठंडा स्थान है, पहला स्थान साइबेरिया का व्लादिवोस्तोक है। मित्रों वो भी जानते हैं कि साइबेरिया बहुत ही ठंडक पड़ती है वहाँ पर। साइबेरिया एक ऐसा क्षेत्र है सोवियत संघ या रूस का कि जहाँ पर दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है किसी को मारने के लिए। ठीक है, वहाँ आप चले जाइए, खुद ही मर जाएंगे। यही वजह थी, साइबेरिया जैसे ठंडे क्षेत्र की ही देन थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर और उधर नेपोलियन जैसे महान विजेता भी सोवियत संघ को जीत नहीं पाए थे, केवल ठंडे क्षेत्र में जाने के कारण। एक प्रकार से बिना दुश्मन के खतरे भी इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए, पहला स्थान साइबेरिया का व्लादिवोस्तोक है। अतः हम समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में हमारे जवान किन परिस्थितियों का सामना करते हैं। वायुसेना को भी इन घुमावदार पहाड़ियों में बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है। लगातार ऊंचाई पर चढ़ने के से हमारे जवानों और पायलटों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। कारगिल क्षेत्र की सुरक्षा का मासिक खर्च 30 अरब तथा सियाचिन क्षेत्र का 90 करोड़ रुपए होता है। अब मित्रों यहाँ आप देख सकते हैं कारगिल खर्च का सुरक्षा और मासिक खर्च जो है 30 अरब रुपए, जबकि सियाचिन ग्लेशियर जो कि ठंडा प्रदेश ये भी है, वो भी सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहते हैं हम लोग सियाचिन को। ठंडा भी है, बर्फीला क्षेत्र भी है और सबसे ऊंचा क्षेत्र है। वहाँ का 90 करोड़ रुपए ही आता है मासिक खर्च, जबकि कारगिल की सुरक्षा का मासिक खर्च 30 अरब रुपए ही। इतना अंतर आता है मित्रों। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कारगिल में घुसपैठ। अब देख सकते हैं कारगिल में घुसपैठ कैसे हुई, किस प्रकार हुई।
मित्रों यहाँ हम थोड़ा से पूर्व बातों का अध्ययन हम करना चाहेंगे। जैसे पहले पॉइंट में हमने लिखा है जनवरी 1999 लाहौर बस यात्रा के द्वारा संबंधों में सुधार का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने किया था। मित्रों लाहौर से हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी अपने कुछ सम्मानित नेताओं के साथ, कुछ सम्मानित लोगों के साथ ये समझ कर गए थे कि इससे भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के बहुत से लोगों की रिश्तेदारी वहाँ पे है। एक ही पार्ट है भारत और पाकिस्तान, तो बहुत से लोगों के रिश्तेदार भारत के पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानियों के भारत में हैं, तो बस आती जाती रहेगी। तो इससे जो है आपस में भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। लेकिन उसका प्रभाव उल्टा ही हुआ, जिसका परिणाम हमें कारगिल संघर्ष के रूप में ही मिल गया। अब आप देख सकते हैं जनवरी में लाहौर बस यात्रा को इन्होंने शुरू किया और उसी के मुश्किल से 4-6 महीने बाद ही ये ऐसा लगता है जैसे इधर से हम लोग बस द्वारा उनके लिए सम्मान भेजते रहे, उनके लिए प्रेम भेजते रहे, लेकिन उधर से बस के द्वारा केवल यहाँ पर आतंकवादी ही आकर घुसते रहे। ऐसा ही लगता है देखने में। ठीक है, चलिए इधर हम संबंधों को सुधारने में लगे रहे। उधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएफआई सेना और सरकार की मिली भगत से पठानी वेशभूषा में भारत के द्रास, कारगिल, बाड़ी 20 पहाड़ियों तथा 150 किलोमीटर तक घुसपैठ पर कब्जा जमाते रहे। अब मित्रों पठानी वेशभूषा में थे। अगर इधर की बात माने, कुछ इसमें ऐसी घटनाएं हैं कि हम ये कह सकते हैं सैनिकों के साथ मिले जुले उस पर वहाँ पर कश्मीर के, हम ये कह सकते हैं कि केवल घुसपैठी तो घुसपैठी रहे ही होंगे, आतंकवादी भी रहे होंगे, लेकिन आतंकवादियों के ही रूप में, घुसपैठियों के रूप में उसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी जरूर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप वेशभूषा भले कह सकते हैं पठानी वेशभूषा, क्योंकि किसी भी देश के सैनिकों की वेशभूषा पठानी नहीं होती, बल्कि आतंकवादियों की ही वेशभूषा है ये। चलिए, बटालिक आदि लगभग 20 पहाड़ियों तथा 150 किलोमीटर घुसपैठ करके कब्जा जमाने में लगे रहे। कहने का मतलब एक तरफ हम दोस्ती बढ़ाते रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान हमारे अंदर जो है घुसपैठ करता रहा। पीछे से पाक सेना इन घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा पार करके आधुनिक हथियार, यौद्धिक उपकरण एवं गोला बारूद की आपूर्ति कर रहे थे। पाक सेना भी इसमें इन्वॉल्व थी। प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े क्षेत्र में, मित्रों ये बड़ नहीं है, ये है बड़े, ठीक है, बड़े है, आप लोग समझ लीजिएगा। इतने बड़े क्षेत्र पर घुसपैठिए अधिकार इतनी जल्दी कैसे कर लिए? इतने बड़े क्षेत्र पर इतना शीघ्र अधिकार करना संभव नहीं है। इसकी योजना 1998 में ही लगभग पाकिस्तान बना चुका था कि हमको घुसपैठ करना है, क्योंकि अब खुलकर लड़ाई करने की हिम्मत तो पाकिस्तान की थी नहीं, लड़ भी नहीं सकते थे, और लड़कर अगर चाहते कि प्राप्त कर लेंगे तो संभवतः वो प्राप्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पाकिस्तानियों की भी समझ में आ गया है कि आने वाली भारत की गवर्नमेंटें, हो सकता है 1965 के युद्ध में लाहौर को हम मुफ्त में पा गए बिना, और हम अपने 71 के युद्ध में श्रीमती गांधी जी की देन थी कि हम जो है 93,000 कैदियों को मुफ्त में छुड़ा लाए। कश्मीर समस्या वैसे ही बनी रही। लेकिन आने वाली गवर्नमेंटें क्या ज़रूरी नहीं है कि मुफ्त में ही छोड़ दें। हो सकता है अगला अगर युद्ध हम छेड़ देते हैं तो आने वाली गवर्नमेंट अगर एक बार हमारे क्षेत्रों पे अधिकार कर लिए तो हो सकता है बिना कश्मीर के ना छोड़े, या हो सकता है और भी क्षेत्रों पे अधिकार करके उसको भी, हमारे क्षेत्रों को भी छीन लें, कश्मीर को भी छीन लें। ठीक है, चलिए, और ये आप देख ही रहे हैं इस समय धारा 370 हटाया जा चुका है, बस केवल बहाना ढूंढा जा रहा है पाकिस्तान की गलतियों का। चलिए, अब ये जैसे होता है ना, कितने बड़े क्षेत्रों पर पाकिस्तानी घुसपैठी कैसे इतनी जल्दी घुसपैठ कर लिए, जबकि इसका जो है योजना पाकिस्तान 98 में बना चुका था। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतनी जल्दी कैसे घुसपैठ कर ली, हालांकि जल्दी नहीं था। अब किस प्रकार घुसपैठ किए, हमारे सैनिक क्या कर रहे थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सर्दी प्रारंभ होने से पहले वर्ष 1998 में जब हमारे जवान उन बंकरों को खाली करके नीचे आ गए थे तो घुसपैठिए 15-20 किलोमीटर भारतीय सीमा में घुसकर उन्हीं बंकरों में पोजीशन बना लिए। कहने का मतलब जो ठंडी का मौसम में जैसे अभी हम लोग बात किए हैं कि वह तापमान इतना नीचे गिर जाता है कि वहाँ पर
रहना संभव नहीं होता, तो हमारे जवान नीचे चले आते हैं। फिर जो है जब ठंडी कम हो जाती है तो ऊपर अपने बंकरों में चले जाते हैं। लेकिन शायद ये चीज़ पाकिस्तान को भी पहले से ही मालूम था कि भारतीय जवान वहाँ नहीं रहते, तो जैसे ही ये नीचे चले आए महीने में, वहाँ पाकिस्तानी घुसपैठिए, हालांकि नागरिकों के बेस में ही गए होंगे, जब देखे होंगे वहाँ कोई नहीं है, तो वहीं पर अपना पोजीशन लेकर हथियार, गोला बारूद सहित अपनी स्थिति को मजबूत करके वहीं बैठ गए। ठीक है। जब भेड़ चराने वाले चरवाहों ने इस घुसपैठ की सूचना भारतीय अधिकारियों को दी तो वे अनदेखी कर गए। कहने का मतलब भाई, वहाँ के जो नागरिक हैं जो वहाँ पर भेड़ चराने जाते थे, उन्होंने देखा कि अभी तक तो यहाँ वर्दी वाले घुसपैठिए भर्त भर्त रहते थे इन बंकरों में, और ये पठानी बेभूफा वाले यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, हो सकता है दाल ही पूरी काली हो। तो कहने का वही कहा, तो उन्होंने भारतीय अधिकारियों को नीचे अगर इसकी सूचना दी कि ऊपर घुसपैठियों में भारतीय जवानों के हटकर कुछ जवान वहां देखे जा रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए जब पहली गश्त की टुकड़ी को भेजी गई तो घुसपैठियों ने उन्हें मार गिराया। मित्रों, यहाँ आपको हम देख सकते हैं, यहाँ आपको हम थोड़ी कुछ नई चीज़ें बताना चाहेंगे कि जो पहली गश्त की टुकड़ी थी वो सौरभ कालिया के नेतृत्व में भेजी गई थी, और सौरभ कालिया अपने जैसे ही गश्ती टुकड़ी के साथ गए वहाँ पर कारगिल, उन्होंने कुछ को मार गिराया, कुछ को पकड़ लिया। अब बाद में उन्हीं जवानों को काट काट कर हमारे जो है जैसे कोई गिफ्ट पैक भेज दिया हो, हमारे संसद भवन में उन्होंने भेजा। ठीक। जब कई दिनों तक गश्त टुकड़ी नहीं लौटी तो उनका पता लगाने के लिए दूसरी टुकड़ी भेजी गई, तो घुसपैठियों ने उन पर भी गोलियां चलाई, कुछ मारे गए, कुछ भागकर वापस आकर भारतीय अफसरों को सत्य से अवगत कराया। तो मित्रों, ये थी घुसपैठ की कहानी। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो लंबा हो रहा है, युद्ध का घटनाक्रम आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा से। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।